Hi listeners and viewers, we are skipping some pages. Now the topic is getting started. Very important topic. भुट्टो साहब और शेख मुजीब साहब के मुज़ाकरात। इस वक्त तक सियासत की तारीख काफ़ी गर्म हो चुकी थी। अगर तला साजिश केस की वापसी का मुतालबा भी था, मगर साजिश केस वजूद में आ चुका था और मुजीबुर रहमान के 6 नकात भी काफ़ी चर्चा था। और इसी आलम में भुट्टो के 4 नकात ज़ोर शोर से जारी थे। जो 4 नकाती फार्मूला पेश किया भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज ना मिल सके, ऐसे नताइज जिनकी कौम को तवक्का थी। दिसंबर के महीने में ही नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म नामजद किया गया। दिसंबर के महीने में ही नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म नामजद किया गया। निक्सन के अल्टीमेटम के बावजूद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मशरकी महाज पर जंग नहीं रुकी। मशरकी पाकिस्तान में भारत और भारत के ट्रेंड मुक्तिबानियों के खिलाफ गली कूचों में जंग जारी थी। अमरीकी बहरी बेड़ा बहरे हिंद में दाखिल हुआ, लेकिन कोई कामयाबी की सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मशरकी पाकिस्तान के साथ मगरबी पाकिस्तान में भी भारत की फौजों का दबाव शिद्दत से बढ़ रहा था। हिंदुस्तान की फौजें मशरकी पाकिस्तान में उतर रही थी। जनरल नियाजी के बयानात शह सुर्खियों से छप रहे थे कि मशरकी पाकिस्तान से दुश्मनों को भगाया जाएगा, लेकिन ये सब बयानात की हद तक था। एक तरफ जनरल जहिया कह रहे थे कि जंग जारी रहेगी, दूसरी तरफ भारतीय फौजी कमांडो ढाका में दाखिल हो गए और इस तरह 16 दिसंबर को पाकिस्तान के वजूद से उसका एक बाजू काट दिया गया। सलामती कौंसिल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करारदाद फाड़ कर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की नाकाम कोशिश की। इससे कुछ हासिल ना हुआ। हिंदुस्तान की फौजें ढाका में दाखिल हो गई। भारतीय तैयारे और फौजें मशरकी पाकिस्तान में ही मगरबी पाकिस्तान पर भी हमलावर हुई। खासतौर पर 16 और 17 दिसंबर को पाकिस्तान की ट्रेनों तेजगाम और चनार एक्सप्रेस पर भी बमबारी की गई। इंडियन टैंकों से बमबारी शुरू हो चुकी थी। एक दिन बाद ही याहिया खान, जिसने कहा था कि जंग जारी रहेगी, उन्होंने जंग बंदी का हुक्म दे दिया। हिंदुस्तानी इस तरह पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, यानी कि 2 टुकड़े हो गया, टूट गया। अमेरिका ने भी इस जंगबंदी का खैर मकदम किया। ये जंगबंदी कम थी। हिंदुस्तानी मुक्तिबानियों का इस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश पर मुकम्मल कब्जा था। इसके बाद सदर याहिया खान को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा। असगर खान ने याहिया खान पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने का भी मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश नामंजूर तहरीक का आगाज। सन 1971 की जंग में भी मुतहर्रिक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का किरदार अदा किया और सारे कॉलेज के तलबा को रोजाना गॉर्डन कॉलेज में जमा करता और फौजी हुकाम से रब्ता करके कॉलेज ग्राउंड में उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता। इस तरह ट्रेनिंग में खुद भी शरीक होता, लेकिन जल्द ही ऊपर से हदायत आने पर ट्रेनिंग बंद कर दी गई। इस तरह तरबियत देने वाले वापस चले गए। सियासी बहरान अपनी इंतहा को पहुंच गया। सकूते ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज संभाल लिया। इस तरह मुल्क में एक नया सियासी सिलसिला शुरू हो गया और भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को मंजूर करवाने के लिए अपनी पार्टी का कन्वेंशन लियाकत बाग में मुनक्किद करने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले ही मैंने शहीद चौक में जलसे के दौरान भुट्टो को चैलेंज किया कि उसमें हिम्मत है तो लियाकत बाग में जलसा करके दिखाए। मैंने अखबारात में भी बयान दे चुका था कि भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा और ऐलान किया कि भुट्टो मेरी लाश पर ही लियाकत बाग में जलसा करेगा। ये एक ऐसा ऐलान था कि जिससे शहर में खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस ने मेरे वालिद और भाइयों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुछ रोज पहले ही पिंडी से पीपल पार्टी के वजीर खुर्शीद हसन के गॉर्डन कॉलेज में अपनी इजाज़त के बगैर तलबा से खिताब करने के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का मैं इजहार कर चुका था। मेरा नुक्ता एतराज़ ये था कि मेरी इजाज़त के बगैर वो कॉलेज में क्यों आए। वजीर मौसूफ ने भागने की राह ली। जब उसकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया गया, जिसे दूसरे दिन इंतज़ामिया की मुदाखलत पर वापस किया गया। मैंने भुट्टो को लियाकत बाग में जलसा ना करने की खुली धमकी दी थी, जिसके बाद मुझे अंदेशा था कि अब मुझे कठिन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और खदशा था कि पुलिस रात को मेरे घर पर छापा मारेगी। मेरा यह खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरे वालिद और भाइयों को पुलिस CIA स्टाफ ले गई, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और रात छुप कर गुजारी। अगले दिन यह ऐलान कर दिया कि अगर जिंदा रहा तो भुट्टो को लियाकत बाग में जलसा नहीं करने दूंगा। आखिरी रात, जिसकी सुबह जलसा होना था, मैंने लियाकत बाग के सामने 2 गीज कैफे के ऊपर अपने दोस्त भट्ट साहब के घर गुजारी। सारी रात मैं एक बटन वाला चाकू लेकर उनकी छत पर सोया रहा। मुझे ढूंढने के लिए पुलिस सारे शहर में छापे मार रही थी।
और मैं लियाकत बाग के सामने टीन की छत पर 2 ईंटें सर के नीचे रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। कपड़े भी मिट्टी में लथड़े हुए थे। रात इतनी लंबी थी कि कटने का नाम नहीं लेती थी। मैं अपने चंद जानिसारों की एक टोली को इस्लामिया स्कूल के सामने इकट्ठा होने का वक्त दे चुका था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं रात को कहाँ छुपूंगा। उनको ये कहा कि मैं कॉलेज रोड के इस रास्ते वापस आऊँगा। हकीकत में ये सारा नक्शा पहले ही बना चुका था। पीपल्स पार्टी का जलसा पलटना कोई मामूली बात नहीं थी। ये मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी कि अगर कोई बिल्ली भी पास से गुजरती तो मैं घबरा जाता। लियाकत बाग के इर्द गिर्द घरों से हिंदुओं की बनी 12 दरियों से मैं देख रहा था कि रात ही पुलिस आ चुकी थी। साथ ही घर से कान लगाकर सुना तो मेरे बारे में बातें हो रही थी। मेरे दोस्त कमर सईद भट्ट को भी ये पता नहीं था कि रात मैं उनकी छत की सीढ़ियों पर गुजारूंगा। मुझे साथ घर में होने वाली बातों से पता चला कि मेरे वालिद और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सुबह ही कन्वेंशन में जोक दर जोक बसें आ रही थी और हज़ारों की तादाद में पीपल पार्टी के जियाले जलसा गाह में दाखिल हो रहे थे। थोड़ी देर में पुलिस की एक प्लाटून दोगीस कैफ़े की तरफ बढ़ी तो मैं घबरा गया, लेकिन वो पूरी प्लाटून हिफाजती तौर पर वहां आकर खड़ी हो गई और मेरे लिए मुश्किल था कि मुझे इस तरफ से नीचे उतरना था। मैं देख रहा था कि मेरे साथी जो तादाद में 25-30 थे मुकर्ररा जगह पर पहुंच चुके थे। भुट्टो तकरीर शुरू कर चुके थे और जब मैंने घर की सीढ़ियों के रास्ते उतरना चाहा तो मुझे मायूसी हुई, क्योंकि बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जब मैंने शोर मचाया तो सईद के छोटे भाई ने कुंडी खोली और मैं सीढ़ियों से बाहर आ गया। उधर पुलिस खड़ी थी। मैं तेजी से पुलिस के एक तरफ से होता हुआ अपने दोस्तों में पहुंच गया, जहां वो मेरा इंतजार कर रहे थे। नारे लगाते हुए हम मेन गेट से जलसा गाह में दाखिल हुए। उस वक्त मेरा वजन कुछ ज्यादा ना था। सफ़ेद पट्टी का कोट मैंने पहना हुआ था। हम इस तेजी से जलसा गाह में दाखिल हुए कि जलसा गाह में खलबली मच गई और लोगों ने भागना शुरू कर दिया, जिससे हमने पूरा फायदा उठाया। हम जब स्टेज के करीब पहुंचे तो स्टेज से किसी बेवकूफ़ ने मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जलसा दरहम बरहम हो गया। मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक लियाकत बाग के बाहर खड़ी गाड़ियों में को मेरे दोस्तों ने 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी। नौजवानों ने मुझे कंधे पर उठा लिया। मैं भुट्टो के सामने बांग्लादेश नामंजूर नामंजूर के नारे लगा रहा था। जलसे में इतनी भगदड़ मची कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे इर्द गिर्द 20-25 नौजवानों का ज़बरदस्त हिसार था। जब ज़्यादा गोली चली तो मैंने कोट कमीज़ और बनियान सब उतार दिए और नंगी छाती दिखाते हुए भुट्टो को ललकारा कि भुट्टो यहाँ गोली मारो। जलसा दरहम बरहम हो गया। लोग एक दूसरे को मार रहे थे और हम अपनी मनसूबाबंदी के खिलाफ के मुताबिक जलसा गाह से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन प्यासी के मुशाहिद के भाई मुजाहिद और इश्तियाक को काफ़ी चोटें आ चुकी थी। मैंने कानों से सुना एक शख्स ये कह रहा था कि इसे मार दो, इसे मारो, वो पीपल्स पार्टी का है। लोगों ने बाहर निकलकर 3-4 गाड़ियों को मजीद आग लगा दी। भुट्टो पर इतना खौफतारी हुआ कि सिक्योरिटी ने उसे घेरे में ले लिया और 1 घंटे बाद उसे ग्वाल मंडी के रास्ते निकाल कर ले गए। अखबारों ने अगले रोज़ जली सुर्खियों से जलसे का जिक्र किया और भुट्टो के ये अल्फाज लिखे कि मैंने रावलपिंडी के एक मकामी वजीर को डांटा कि एक लड़का तुमसे नहीं संभाला जाता। ये महसूस होता है कि मुझे शेख रशीद से रब्ता करना पड़ेगा। ये जलसा उलटने से सारे मुल्क में मेरी धाक बैठ गई। भुट्टो का ये जलसा उलटने से सारे मुल्क में मेरी धाक बैठ गई। BBC ने आंखों देखा हाल और तबसरा नशर किया और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल यह था कि मुल्क के नामवर अदीब और शायर आगा शोरश कश्मीरी ने चट्टान में एक फिलबदी नज़म एक बहादुर नौजवान के उन्वान से लिखी, जो मेरी ज़िंदगी का सरमाया बनी। नज़म ये थी।